कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में आप जानते हैं देश भर में डॉक्टर्स नाराज हैं और ये गुस्सा डॉक्टर्स का लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक डेलीगेशन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा। ज्ञापन सौंपा जाएगा, कार्रवाई की मांग की जाएगी। ये मुलाकात आज दोपहर 2:30 बजे होगी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का एक डेलीगेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से आज दोपहर 2:30 बजे मुलाकात करेगा। इस मुलाकात के दौरान एक ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें जो कोलकाता में बेरहमी से डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई, इस मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच और साथ ही पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे ये मुलाकात होनी है। इससे पहले आप जानते हैं डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री से पहले भी मुलाकात कर चुका है और उस समय भी उनकी तरफ से यही मांग की गई कि जल्दी से जल्दी इस मामले में जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मामले की गहराई से जांच की जाए, कोई भी दोषी बख्शा ना जाए, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि आरोपी सिर्फ एक नहीं हो सकता है। इस मामले में गैंग रेप की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है और इसी के चलते अभी तक जिस तरीके की कार्रवाई बंगाल पुलिस की तरफ से इस मामले में हुई है उससे डॉक्टर संतुष्ट नहीं हैं और इसी को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की मांग, इसको बार बार उठाया जा रहा है और ये मांग इतनी जोरदार तरीके से न सिर्फ कोलकाता, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर के डॉक्टर्स ने उठाई कि कल खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आकर ये आश्वासन दिया कि अगर 18 अगस्त दिन रविवार तक बंगाल पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से जांच नहीं कर पाती है तो फिर ये मामला खुद बंगाल सरकार सीबीआई को सौंप देगी। और अब आज आईएमए का एक डेलीगेशन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं नीरज पांडे से, ये जो मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री से आईएमए का डेलीगेशन करेगा, नीरज, इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा, और उससे भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि भविष्य में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए वो एक कानून जिसकी लंबे समय से डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, उसी को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा क्या? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर पहले ही पत्र कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दिया था और मैं बता दूं आपको रोमाना कि इसको लेकर लगातार आईएमए पहले से भी काफी दिनों से डिमांड करता रहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक कानून बने। इस घटना के बाद से पूरे देश में डॉक्टर आंदोलित हैं और आज 2:30 बजे जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे 2:30 बजे डॉक्टरों का एक दल जिसमें आईएमए के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, मुलाकात करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय में और अपनी मांगों को लेकर उनसे डिमांड करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मांग में एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि डॉक्टरों की सुरक्षा, बाकी मांगे तो एक अलग विषय है कि जो जिस डॉक्टर की हत्या हुई है उनको मुआवजा दिया जाए, इसके अलावा लोगों पर कार्रवाई हो, बहुत और 2-4 डिमांड्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और लंबे समय से जो मांग चली आ रही है वो ये है कि डॉक्टरों के लिए एक सुरक्षा को लेकर एक पॉलिसी बने, एक कानून बने और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ये बात इंश्योर की जाए। तो ये महत्वपूर्ण है और देखना होगा। मुझे लगता है नीरज पांडे, इससे ज्यादा एक और बात जिसको यहाँ पर रेखांकित करना जरूरी हो जाता है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इसी मुलाकात के बाद जो 2:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री से होनी है आईएमए के डेलीगेशन की, ये देश भर में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं इस पर भी विराम लगेगा, ये भी खत्म होगी, इसका रास्ता भी यहीं से निकलेगा। देखिए, अगर डॉक्टरों को एक सॉलिड आश्वासन मिलता है, एक कुछ ना कुछ रास्ता बनता है कि उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो रही हैं, तो निश्चित रूप में ये हड़ताल समाप्त हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस मीटिंग में, उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है रोमाना कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों सरकारें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के विषय में एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, एक दूसरे को निशाने पर लेते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इरादे कल भी साफ कर दिए थे जब रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा था कि पश्चिम बंगाल में सरकारी आतंक का ये भयावह चेहरा है। तो ये इससे बताता है कि केवल कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको इस राजनीति से मतलब नहीं होगा। डॉक्टर्स जो हैं वो जाहिर सी बात है अपनी मांगे लेकर जाएंगे इस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने के लिए, और ऐसे में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से उनको क्या आश्वासन मिलता है, खासतौर से जो देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बने, इसकी मांग डॉक्टर्स की तरफ से लंबे वक्त से की जा रही है, उस पर इसी को लेकर नजर
बनाए रखने की जरूरत है। और इस बीच एक और बड़ी खबर कोलकाता निर्भया कांड पर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख सख्त है। हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांगी है। 1 बजे तक हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी मांग ली है। तो ये कोलकाता निर्भया कांड, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, इसी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई और अब कोलकाता हाईकोर्ट का रुख सख्त। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस से इस मामले में दोपहर 1 बजे तक केस डायरी मांगी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जेल में इस वक्त मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं अभी तक हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ है, जरा विस्तार से बताइए। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का जो बेंच है वहां से ये जो निर्देश दिया गया है, जैसे आप बता रहे थे 1 बजे तक पुलिस को केस डायरी जमा करने के लिए बताया गया है। इसी के संग जो प्रिंसिपल था आरजीकर का प्रोफेसर संदीप घोष, उसका पदत्याग, उसका जो रेजिग्नेशन लेटर वो मांग गया है। इसी के संग ये भी मांगा गया है क्योंकि उसको फिर रीअपॉइंट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है नेशनल मेडिकल कॉलेज में, उसका भी जो अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रांसफर लेटर ये मांगा गया है। और ये चीफ जस्टिस ये कहा है कि जो डॉक्टर लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और क्योंकि उसका एक सहयोगी का एकदम बेरहमी से हत्या किया गया था, इसीलिए इसको पूरा सरकार को बात करना चाहिए। जो आंदोलनकारी है वो डॉक्टरों के संग बात करना चाहिए। और ये भी वो बताया है कि पूरा चीज को एकदम पुलिस को जो कर रहे हैं वो ये लोग मांग करके, डॉक्टरों को जो मांग हो रहा है वो भी सही है। यही बात चीफ जस्टिस ने आज अभी तक आपका जो हियरिंग है उसमें बताया है। बहुत शुक्रिया आपका जिला में इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब सीधे मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पहले आपको दिखा देते हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त अबीर दत्ता कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मदीहा खान दिल्ली आरएमएल अस्पताल, मनीष शर्मा जयपुर से, शशांक पटना एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कोलकाता लेकर चलूंगी और जानते हैं अबीर दत्ता से, डॉक्टर्स अभी भी धरने पर बैठे हुए आपके पीछे मुझे अबीर नजर आ रहे हैं, और इस बीच सीबीआई जांच हो इस मामले में, कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो गई है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या कोर्ट के रुख पर भी डॉक्टर्स की नजर बनी हुई है अबीर? देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हड़ताल हो, ये जो धरना ये चल रहा है डॉक्टर लोगों का, और डॉक्टरों का ये जो धरना ये इस चीज़ के ऊपर है कि उन लोगों का जो स्लोगन है वो है नो सेफ्टी नो ड्यूटी। इसका मतलब सेफ्टी उन लोगों को एश्योर करना होगा, जो अथॉरिटी है उन लोगों को एश्योर करना होगा कि सेफ्टी उन लोगों को मिलेगा। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो घटना हुआ है जहाँ पे लेडी डॉक्टर को बेरहमी से उनको रेप करके मर्डर कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है उनका, उसके ऊपर उन लोगों का जो मानना है एक आदमी का काम ये कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत सारा है जो इस घटना से जुड़ी हुई है, उन लोगों को कुछ ना कुछ उन लोगों को पकड़ना है, उन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है, यही उन लोगों का मांग है। और हम देख सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये जो हुआ है निर्भया कांड कोलकाता में, इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से गिरफ्तार एक शख्स को किया गया है। ये मामला गैंगरेप की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है, इसी की आशंका डॉक्टर्स को, और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जांच जो है वो सीबीआई अपने हाथ में ले ले। नाराजगी डॉक्टर्स की लगातार बढ़ती हुई रही है। मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास अबीर, इस बीच जरा मदीहा का रुख करते हैं, आरएमएल अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स, डटे हुए हैं अपनी मांगों के साथ। मदीहा, बिल्कुल, डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं और मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, लेकिन लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। डॉक्टर्स के बीच में गुस्सा है इस पूरी घटना को लेकर जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुआ है। एक बार दरिंदगी होती है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है महिला डॉक्टर की, तो जाहिर है गुस्सा डॉक्टर्स में इस वक्त बहुत ज़्यादा है। और खासतौर से महिला डॉक्टर्स जो बता रही हैं किस तरह से उन्हें ऑन ड्यूटी चैलेंजेस आते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी मांग सीबीआई इंक्वायरी की कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स इस पूरी घटना में। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी मांग है इन सभी डॉक्टर्स की वो है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, वो एक्ट जिसमें इन सभी डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको लेकर कड़े कानून जो है वो बनाए जाए।
सबसे बड़ी बात यह है, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक देश भर में डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं इस घटना को लेकर। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि साथ साथ एक तरफ हड़ताल, दूसरा पहलू इस हड़ताल का कि मरीजों पर असर, ओपीडी में लंबी लाइन है मरीजों की, और तीसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश जो है वो रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज तो आईएमए का एक डेलीगेशन जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी करेगा। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। मनीष शर्मा का रुख करते हैं। मनीष, जयपुर में आप मौजूद हैं और जयपुर में भी डॉक्टर्स का भाव यही कि सुरक्षा नहीं तो काम नहीं। वो डॉक्टर्स की सुरक्षा वाला कानून जल्द से जल्द बनाया जाए, इसी को लेकर आश्वासन मुख्य तौर पर चाह रहे हैं डॉक्टर्स। रोमाना, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आश्वासन चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। राजस्थान की मैं बात करूं तो तकरीबन 4000 डॉक्टर हैं, उनमें से अधिकांश हड़ताल पर गए हैं। नज़ारा दिखाना चाहूँगा रोमाना आम आदमी की पीड़ा का। मेडिसिन डिपार्टमेंट है सवाई मानसिंह मेडिकल हॉस्पिटल का, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। किसी भी डॉक्टर के कमरे के बाहर अगर आप नज़र डालेंगे तो लंबी लंबी कतारें, और ये लंबी कतार केवल कुछ मिनट पहले नहीं लगी बल्कि कई घंटों से। यहाँ ऐसे ऐसे मरीज खड़े हैं जो 3-3 घंटे से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि केवल सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर प्रोफेसर अस्पताल के भीतर मरीजों के इलाज में जुटे हैं। आम दिन में हर ओपीडी में लगभग 2 से 2,500 मरीज यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अब अगर नज़ारा देखें आप तो मुश्किल से 60-70 मरीज एक सीनियर डॉक्टर देख पा रहे हैं। उसकी वजह है कि रेजिडेंट रहते हैं तो उन्हें तमाम इन्वेस्टिगेशन और पर्ची बनाने से लेकर तमाम कामों में सहयोग मिलता है। लेकिन अब हालात इतने ज़्यादा विकट हैं, मैं भीतर डॉक्टर के कमरे में जाऊँगा और आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से भीतर अगर आप देखें केवल एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर मेहता, जो सुबह से यहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं। आम दिनों में यहाँ पर रेजिडेंट की भीड़ होती है। डॉक्टर मेहता, कितने मरीज आप देख चुके हैं? अभी 100 से ज़्यादा करीब मरीज हमने देख लिए हैं मैंने, और इन्होंने भी करीब मेरे 100 से ज़्यादा पेशेंट्स देख लिए। लेकिन अगर रेजिडेंट आपके पास रहते तो इतने घंटे में आप कितने मरीज देखते? देख लिए। उस समय क्या है कि रेजिडेंट जब होता है तो थोड़ा प्रॉपर वर्कअप होता है, थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा डिवोट करते हैं पेशेंट्स के प्रति, क्योंकि लोग आपने देखा होगा इतनी भीड़ है और हर पेशेंट को हमको देखना ज़रूरी है। तो हम अपने वही जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस से फटाफट पेशेंट्स को निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट को इसकी कोई प्रॉब्लम हो रही, जिनको एडमिट करना है एडमिट कर रहे हैं, जिनको ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन कराना है वो करा रहे हैं। सब कई घंटों से लाइनों में लगे हैं। हाँ, हम भी 8 बजे से लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मनीष, जो सीनियर डॉक्टर्स एक तरीके से उन पर भार बढ़ गया है, क्योंकि जब रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं तो काफी हद तक केस हिस्ट्री और पूरी फाइल तैयार करने का काम उन्हीं का होता है, और ऐसे में बस एक तरीके से जो फाइनल डायग्नोसिस है वो काम करते हैं सीनियर डॉक्टर्स। लेकिन यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स पर भार बढ़ गया और हम समझ सकते हैं किस तरीके से सीनियर डॉक्टर्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब वो डटे हुए हैं मोर्चे पर और वो संभाल रहे हैं इन हालात को। लेकिन वाकई में असर तो पड़ रहा है और वो मरीजों की परेशानी वो भी नजर आ रही है। मैं जल्दी से जरा शशांक का रुख करती हूँ और जानते हैं शशांक से, पटना एम्स में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या तस्वीर, क्या हालात? शशांक, देखिए यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपीडी कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया है। हम डॉक्टरों से भी बात करेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मांग है? Firstly, we demand for immediate CBI inquiry. Then we demand for Central Protection Act for all the doctors, and we want a thorough investigation and thorough response from the central investigating agencies that they should give us answers कि why this. जैसे कोलकाता में जो घटना हुई उसके बाद से क्या आप लोग भी डरे हुए हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये तो गलत हुआ है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन काफ़ी नोबल प्रोफेशन है। इस तरह का हरकत कहीं भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब ऐसे प्रोफेशन है जो सोसाइटी को डील कर रहे हैं। पर इस तरह घटना पूरे इंडिया में डर का माहौल तो जरूर होगा, जरूर सब बाहर का आदमी अनसेफ तो फील करेंगे। सुरक्षा दी जाए, आप लोग दी जानी चाहिए। और क्या मांग है? हमारा मेन मांग है जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द किया जाए। जितने मेडिकल कॉलेज अभी देश भर में हर जगह पर डॉक्टर्स को अलग से सुरक्षा दी जाए। आपको मैं थोड़ा दिखाऊंगा, जो मरीज हैं वो भी बेहद परेशान है, जो ओपीडी में दिखाने आए थे उनसे भी मैं बात करता हूं। देखिए लोग का लंबे समय के बाद पटना एम्स में नंबर आया था लेकिन दिखवा नहीं पा रहे हैं। आप लोग दिखाने के लिए आए हुए हैं? क्या दिक्कत हो रही है बताइए? हार्ट का ऑपरेशन।
हार्ट का दिखाना। हार्ट की समस्या है। हाँ। बिल्कुल, एक में तरफ दिखाने मरीज आए हैं हैं और मरीजों की परेशानी, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं, और जाहिर सी बात है जो डॉक्टर्स हैं उनकी चिंताएं भी बड़ी वाजिब हैं। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल का, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अब मेरा तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। दरअसल कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार बीजेपी के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है, और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम यह मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए, मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। तो कन्नौज से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो हादसा हुआ है, उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी विपक्ष को घेरते नजर आए। और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा कि कारनामे वही हैं, हुलिया बदल लिया है। राज्य में पहले अराजकता का माहौल था, पहले ना बेटी सुरक्षित थी और ना ही व्यापारी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे,
कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को, जो नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था तो उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का ये संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। तो कन्नौज में रेप की कोशिश को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी का बीजेपी से कनेक्शन है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जूही जी, नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी में है कि नहीं, पहला सवाल मेरा ये। नवाब सिंह यादव हमारे जिलाध्यक्ष के पद के द्वारा निष्कासित हैं और उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें वो सुब्रत पाठक और असीम अरुण के साथ वो और उनका परिवार खड़ा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी बहुत पहले छोड़ दी थी और भारतीय जनता पार्टी का वो सहयोग कर रहे थे। आज के दिन में वो जेल में हैं और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये बात कल आपने कही थी कि वो सपा के नेता हैं। अलबत्ता आपकी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि नहीं, वो सपा के नेता थे, जैसा कि आपने पहले कहा। तो हम क्या माने, आपका स्टैंड क्या है? वो पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं या नहीं? वो पार्टी में नहीं है, वो समाजवादी पार्टी में थे। निष्कासन का पत्र आज पब्लिक किया जा चुका है और उसके बहुत पहले से ही हमारे पास खबरें आ रही थी कि वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। आज के दिन में सरकार से यही निवेदन है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे और महिलाओं के ऊपर जो दुष्कर्म और दुराचार हो रहे हैं उस पर कठोर कार्रवाई करे, तथ्यात्मक कार्रवाई करे। आपने नार्को टेस्ट की मांग की इस मामले में, क्या लगता है, क्या नवाब सिंह यादव को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आपको ऐसा लगता है? ये तो सरकार ही बता सकती है। और हम अयोध्या के मसले से और जो अन्य इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमेशा चाहते हैं कि साक्ष्य ठोस हो और पीड़िता के साथ हमेशा अखिलेश यादव खड़े हैं। आज के दिन में अगर नवाब सिंह के ऊपर ये जो आरोप लगे हैं उसको साबित करना भी सरकार का ही काम है। समाजवादी पार्टी में वो नहीं है और ना हम उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी सरकार से कह रहे हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करें। उनको न्यायिक हिरासत शायद भेजा गया है। अन्य लोगों पर जब आरोप लगता है तो उनके घर गिरा दिए जाते हैं, बुलडोज़र चला दिया जाता है, तो यहाँ न्याय का मापदंड अलग। तो आपको लगता है कि नवाब सिंह यादव पर भी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, बुलडोजर उनकी संपत्तियों पर भी गिराया जाना चाहिए, क्योंकि नाबालिग से यौन शोषण के आरोप लगे हैं? जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें वो सुबह नवाब सिंह यादव की पैरवी करने के लिए गए थे। उनके विभिन्न चित्र आए हैं, उनके विभिन्न सहयोग के तथ्यात्मक प्रमाण आए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एबीपी न्यूज ने आपको खबर दिखाई थी कि कल सुबह सावन के सोमवारी के मौके पर बिहार के जहानाबाद में भगदड़ में 8 लोगों की जान चली गई थी और अब एबीपी न्यूज के पास जिस वक्त भगदड़ मची थी उसी समय का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप साफ देखेंगे कि किसी बात को लेकर श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई और इसी को लेकर अफरा तफरी मची। लोगों की बेकाबू भीड़ और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए किसी तरह की व्यवस्था वहां पर नहीं दिख रही है। इस भगदड़ में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ये वीडियो देखिए आप, कल 8 लोगों की इस भगदड़ में मौत हो गई और एबीपी न्यूज पर हादसे के वक्त का ये वीडियो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। मंदिर में लोगों की बेतहाशा भीड़ और व्यवस्था के नाम पर, इंतजाम के नाम पर यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। और इस तरीके से बिहार के जहानाबाद में कल सोमवार का दिन था और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे। भगदड़ मची और 8 श्रद्धालुओं की जान चली गई, कई घायल हुए, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर बार बार सवाल उठे और व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं थी। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को लेकर वो इस वीडियो में भी आपको नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। प्रकाश,
8 लोगों की जान चली गई और अब जब ये वीडियो सामने आया है तो बड़ा सवाल प्रशासन के इंतजामों को लेकर खड़ा हो रहा है, जो कि साफ तौर पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। ये सुबह की घटना है जब ये बद इंतजामी साफ दिख रहा है वीडियो में। किसी शख्स ने जो वहाँ श्रद्धालु था उसने बनाया है कि कैसे वहाँ पर जो दुकानदार थे और जो श्रद्धालु उनकी भी चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। दरअसल ये जो ऊपर जाने का रास्ता है एकदम खड़ी सीधी है और ये इसके होने की वजह से आगे जो है रास्ता बहुत पतला हो जाता है और जब सड़क हुई तो लोग कुछ लोगों ने लाठी डंडे चलाए जिससे कि वहाँ जबरदस्त हलचल मच गई और वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग बेतहाशा भागे जा रहे हैं और उसमें कई लोग फंस चुके हैं और इसमें 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये बद इंतजामी साफ दिख रहा है कि जहानाबाद में जिस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल आते हैं, करीब 6 साल पहले भी इसी तरह की भगदड़ की घटना हुई थी, बावजूद इसके अभी तक प्रशासन ने सबक नहीं सीखा और यही वजह है कि 8 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये वीडियो इस बात का गवाह है, सबूत है उस वक्त में कैसे झड़प हुई थी, लड़ाई हुई और उसके बाद से भगदड़ मचा। जी बिल्कुल ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये वीडियो आपने देखा जो हादसा जहानाबाद में हुआ और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अपनी अवमानना का केस बंद कर दिया है। रामदेव और बालकृष्ण ने दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में इस तरह की गलती न करने की हिदायत दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।